हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय आदि सर। लास्ट क्लास में हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इवोल्यूशन। इस चैप्टर से बहुत सारे बच्चों को डर भी लगता है क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। आपको समझना पड़ता है, आपको हिस्ट्री समझना पड़ता है कि एक्चुअली में लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कौन कौन से थ्योरी हैं, डार्विन का क्या थ्योरी था, देन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन आता ही आता है, फिर इवोल्यूशन ऑफ मैन है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ आपके होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, उसके एग्जांपल्स, ये सब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, है ना। और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है जिसके कारण बच्चों को इससे रिलेट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। बट मैं ये पूरा कोशिश करूंगा कि आज के क्लास में आपको ये पूरा चैप्टर कवर करा दिया जाए और दूसरा कि बहुत ईजी मैनर में करवाया जाए ताकि आपको एग्जाम में ये हेल्प करे, है ना। एग्जाम से जस्ट पहले अगर आपको ये चैप्टर मिल रहा है तो आप इसको प्लीज अच्छे से देख के जाना और इस चैप्टर से आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप गलत नहीं करोगे इस वीडियो को देखने के बाद। क्लियर है? तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझो। इवोल्यूशन का सिंपल सा मतलब है भाई ग्रेजुअल चेंज। ग्रेजुअल चेंज। अगर इंडिविजुअल्स में, एनवायरमेंट में, किसी भी में अगर सडन चेंज हो जाएगा तो दैट इज अ म्यूटेशन। बट अगर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ग्रेजुअली चेंज आ रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। क्लियर बात है? इवोल्यूशन को समझाने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ थ्योरीज दिए गए अलग अलग टाइम पे, बट जो थ्योरी सबसे ज्यादा हिट हुआ वो था बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी एक्चुअली में है क्या? बिग बैंग थ्योरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता करना पड़ेगा कि बिग बैंग थ्योरी इज गिवन बाई, कौन दिया था इसको? इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज लेमाइटर। ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा, क्वेश्चन आ सकता है। बिग बैंग थ्योरी में एक्चुअली था क्या? तो बिग बैंग का मतलब हुआ एक ह्यूज एक्सप्लोजन, है ना। बहुत टाइम पहले एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ और उस एक्सप्लोजन के बाद जब वो फटा तो उसके बाद क्या हुआ? जितने भी फोटॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे या जो भी पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए? स्कैटर होने लगे। और स्कैटर होते होते धीरे धीरे क्या हुआ? यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। वही चीज आपको यहाँ पे समझा रहा है। देखो क्या बोल रहा है कि बिग बैंग इज अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन विच इज अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितना बड़ा एक्सप्लोजन था। यूनिवर्स जो है उस समय से क्या हो गया? एक्सपांड हो गया, यूनिवर्स खुल गया। अब यूनिवर्स का एक्सपांशन हुआ तो क्या हुआ? जो टेम्परेचर था पहले, वो टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हुआ? केम डाउन, जो टेम्परेचर कम हो गया, है ना। अब इसमें मेनली क्या हुआ? हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो फॉर्म हो गया सम टाइम्स लेटर। थोड़े टाइम के बाद हाइड्रोजन और हीलियम हुए और हाइड्रोजन हीलियम अब बन गए हैं तो क्या होगा? गैसेस का कंडेंसेशन होगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन एंड दे फॉर्म, क्या फॉर्म हुआ यहाँ से? गैलेक्सी। फिर गैलेक्सी के बाद हम लोगों का जो गैलेक्सी है दैट इज मिल्की वे। ऐसे ही अलग अलग गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स जो आपको आज देखने को मिलता है। सोलर सिस्टम बना, है ना। अब क्या हुआ? अर्थ वाज फॉर्म्ड अबाउट कब? 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। यहाँ पर आपको अर्थ के बारे में बता दिया। मतलब सिंपल सा अगर बात करें कि एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन के कारण जो उसके पार्टिकल्स है वो स्कैटर हुए। पहले अर्थ, जो तुम्हारा अर्थ बोल रहा हूँ उसका फॉर्मेशन तो बाद में हुआ, बट उससे पहले जो यूनिवर्स है हमारा कंप्लीट, उसका एक्सपांसन हुआ, टेम्परेचर कूल डाउन हुआ। ये सारे प्रोसेस बिग बैंग थ्योरी में देखने को मिले। अब हम लोगों को समझना है कंडीशन ऑफ प्रिमिटिव अर्थ की एक्चुअली में अर्थ पहले कैसा था। तो इस चीज को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, पहला ही पॉइंट आपको बता रहा है कि अर्थ कब बना है? 4.5, ये मैं भी बताया 4.5 बिलियन। देयर वाज नो एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि पहले कुछ था ही नहीं, है ना। एक्सप्लोजन के बाद धीरे धीरे गैसेस का फॉर्मेशन हुआ है तो शुरू में कोई एटमॉस्फेयर था नहीं। बाद में आया कौन? वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा कौन? अमोनिया। ये चार गैसेस थे। इन्हीं चार गैसेस से आगे जाकर के बाकी सब बने हैं, है ना। रिलीज फ्रॉम किस चीज से? मॉल्टन मास कवर्ड द सरफेस। जो सरफेस पे कवर हो चुका था मॉल्टन मास, उससे ये चार चीज आए। एंड इन्हीं चार चीजों से आगे देखो, यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर इनटू, किसमें ब्रोक हुआ? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन पहले था नहीं, अब वो ऑक्सीजन भी बन गया। देखो यहाँ पे मैं क्या क्या बताया था? वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। क्या मैंने कहीं भी ऑक्सीजन बोला? नहीं। बट जो आपका ये वाटर था, इस वाटर के ऊपर आया कौन? इस वाटर के ऊपर आया बेटा यूवी रेज। और यूवी रेज ने इस वाटर को ब्रेक कर दिया किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। क्लियर बात है? ये चीज आपके दिमाग में जा रहा है क्या? ठीक है। और जब आपको ये चीज समझ में आएगा कि यहाँ से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ तो यहीं से क्या हुआ? लाइटर हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गया? एस्केप और ओजोन लेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। अब ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? कॉमन सेंस लगाओ। जो ये यूवी रेज आ रहा था, ये यूवी रेज अब आना बंद हो जाएगा बिकॉज ऑफ ओजोन शिल्ड, है ना। तो धीरे धीरे अर्थ क्या होगा? कूल डाउन। क्यों? क्योंकि जो रेज आ रहे हैं जो कि टेम्परेचर को इतना हाई करके रखे हैं, अब चूंकि ओजोन लेयर बन गया तो टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा? कूल डाउन होगा एंड वाटर वेपर फेल एज रेन। अब जो ये वाटर के आपके वेपर थे, ये वेपर जो था, ये वेपर अब क्या बन जाएगा? यही लिक्विड फॉर्मेशन, लिक्विड वे में क्या बन के? रेन बन के नीचे आएगा। अभी दिमाग में जा रहा है? ठीक है। अब ये क्या होगा? जो डिप्रेशन है अर्थ में, डिप्रेशन यानी कि जो गड्ढे थे, है ना, उनको भरा और आगे जाके किसका फॉर्मेशन हुआ? ओशन का फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? शुरू में एक्चुअली में पानी था नहीं,
पहले तो कुछ था ही नहीं। बाद में क्या हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ में जो गड्ढे थे वो वाटर कंडेंस जो हुआ उससे लिक्विड बना, लिक्विड वाटर वेपर से लिक्विड बरसा, बरसा तो पानी गिरा, पानी गिरा तो क्या हुआ, जो डिप्रेशन है वो भरे और आगे जाके वही क्या बन गए, ओशियन, है ना। ये हम लोग साइंटिफिकली मैनर में पढ़ रहे हैं, ठीक बात है। अब जब ओशियन आया है तो तुम पहले अब यहाँ पे सोचो कि ओशियन का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अब धीरे धीरे क्या होंगे, डेवलप होना चालू हो जाएंगे। यही होता है आपका बिग बैंग थ्योरी। अब यहीं से अगला टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्लियर है। ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में आपको टोटल ये थ्योरीज जो दिए हुए हैं ना, इन थ्योरीज को आपको पढ़ना है। कुछ थ्योरीज में काम के है, कुछ थ्योरी बिल्कुल एकदम इलॉजिकल है जो कि हमारे किसी काम के नहीं है अकॉर्डिंग टू साइंस स्टूडेंट। बट ध्यान से देखो, सबसे पहला थ्योरी वही आता है, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी गॉड क्रिएटेड द अर्थ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी बनाया हुआ है वो परमपिता परमात्मा, है ना, भगवान के द्वारा बनाया गया है। बट इट डज नॉट हैड एनी साइंटिफिक प्रूफ। अब हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, हम लोग इस चीज पे तो मान नहीं सकते, है ना। तो हमको क्या करना है, तो फिर अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग टाइम पे आए, तो दूसरा थ्योरी आया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या फिर इसी को बोला गया थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। क्लियर है, ए बायोजेनेसिस। अब वर्ड को समझोगे तो अपने आप काम समझ में आएगा। ए बायो, बायो का मतलब होता है लिविंग, ए बायो का मतलब हो गया नॉन लिविंग, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मतलब किसी भी चीज का फॉर्मेशन अगर नॉन लिविंग चीजों से हो, नॉन लिविंग चीजों से हो, तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एबायोजेनेसिस। यानी कि नॉन लिविंग चीजों से अगर लिविंग चीजें बन जाए, दिस इज कॉल्ड एबायोजेनेसिस। समझ में आ रहा है। अब सुन के तो एकदम इलॉजिकल लग रहा है कि यार नॉन लिविंग से लिविंग कैसे बनेगा यार, है ना। तो वही चीज यहाँ लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी आज दिख रहे हैं आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड मड। तुम खुद ही सोचो कि स्ट्रॉ और मड से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे आ सकता है, क्या ये चीज पॉसिबल है। बट ये थ्योरी एक टाइम पे दिया गया था तो हमको पढ़ना है, पढ़ लिए। बट इसी थ्योरी को काटने के लिए आया कौन सा थ्योरी, द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। दिस इज गिवन बाय लुईस पास्चर। क्या किया था वो, तो लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंटेशन करके पहले इस थ्योरी को काटा है। क्या किया, डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। मतलब याद होगा सेल वाला चैप्टर क्लास 11 ओमनिस सेलुला ए सेलुला, है ना। रुडोल्फ वर्चो बोला था भाई आज की दुनिया में जो भी सेल है वो अपने से पहले आने वाले सेल से ही आया है। सेम उसी प्रकार से लुईस पास्चर ने बोला कि आज जो भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनसे ही बन के आए हैं, और जो एबायोजेनेसिस का थ्योरी है वो सरासर गलत है। अब उसको बोला कैसे, तो भाई थ्योरी प्रूव कर दिया। वो कैसे, शोड दैट प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क, प्री स्टरलाइज क्यों लिया है, प्री स्टरलाइज का मतलब होता है, स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि वहां कोई दूसरा माइक्रोब ग्रो नहीं कर पाएगा, जिसका ग्रोथ आपको चाहिए केवल वही चीज ग्रो करेगा, है ना। लाइफ डिड नॉट केम फ्रॉम किल्ड यीस्ट, मरे हुए यीस्ट से कोई भी लाइफ नहीं आया है, यानी कि नॉन लिविंग से नहीं आया। बट द न्यू लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अरोज, आए कब आए, फ्रॉम किल्ड यीस्ट व्हेन फ्लास्क ओपन इट टू एयर, जब उसको एयर दिया गया तब जाकर के आया, मतलब कि ऑक्सीजन जरूरी है। वही चीज वो इस थ्योरी, यहाँ पे देखो इसका एक्सपेरिमेंट ध्यान से देखना आपको समझ में आएगा। ये देखो क्या हुआ है यहाँ पे, अभी आपको पता करना ही पड़ेगा, ध्यान ध्यान से देखना क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भाई ये क्या किया है, देखो नीचे बर्नर है, ऊपर एक फ्लास्क लिया हुआ है एंड फ्रॉथ है। तो देखो ब्रॉथ इज फ्लास्क इज बॉइल्ड टू किल, किस चीज को किल कर दिया, प्री एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब इस फ्लास्क में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहा होगा इसको ये पहले मार दिया, है ना, मार दिया। मारने के बाद क्या हुआ, मारा कैसे, हीट किल किया है, देखो बर्नर है मार दिया सबको। मारने के बाद क्या हुआ, अब ध्यान से देखो, अगर ए बायोजेनेसिस होता तो इन मरे हुए इंडिविजुअल से अगला लिविंग आना चाहिए था, बट जब वो देखा तो नहीं भाई कोई ग्रोथ नहीं हुआ, नो ग्रोथ। और कोई ग्रोथ नहीं हुआ तो क्या हुआ, एज ब्रॉथ कूल्स कंडेंसिंग वाटर कलेक्ट सीलिंग द माउथ ऑफ द फ्लास्क, माउथ जो सील किया गया तो उससे यही मिला, बट कोई ग्रो नहीं हुआ, कोई आया नहीं। बट जैसे ही हमने उसके माउथ को कट किया, देखो यहाँ से कट कर दिया, अलग हो गया। अब जैसे ही अलग हुआ क्या स्टार्ट हो गया, ग्रोथ स्टार्ट हो गया कि इफ नेक इज लेटर ब्रोकन ऑफ आउटसाइड एयर कैन कैरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द ब्रॉथ, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होना चालू है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए बायोजेनेसिस का थ्योरी जो था वो तो फालतू था। क्यों, क्योंकि वो किसी भी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बट थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है कि हाँ भाई जो पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म रहे होंगे फिर उनसे अगला लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा। क्लियर बात है, आ गया। अब यहाँ पर थ्योरी दिया गया था, अगले जो साइंटिस्ट आए थे वो लोग कौन, ओपरेन एंड हाल्डन। ओपरेन एंड हाल्डन क्या बोले थे, तो भाई ये लोग का जो थ्योरी था वो था बायोकेमिकल ओरिजिन, यानी कि बायोकेमिकल का मतलब डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम्स, ये सब जो बनते हैं ये सब कहाँ से बने, इन चीजों को समझाने के लिए था बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना। क्या बोला था, तो ओपरेन एंड हाल्डन प्रपोज दैट लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम, किस चीज से, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब ये थोड़ा लॉजिकल है, ये नॉन लिविंग तो बोल रहा है लेकिन नॉन लिविंग के साथ साथ क्या बोल रहा है,
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो कि ऑर्गेनिक है, जो आगे जाकर के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल से हमारा जो लाइफ है आज का वो बना होगा, है ना। कौन से मॉलिक्यूल, जैसे आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया। अब ये क्यों बोले ये लोग, इनके पास क्या ऐसा चीज है, सबूत क्या है? तो भाई अकॉर्डिंग टू देम लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर बाय अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ फिजिको केमिकल रिएक्शन ऑन प्राइमोर्डियल अर्थ। प्राइमोर्डियल मतलब जो इनिशियल अर्थ था। अब जो इनिशियल अर्थ था उसमें जो भी आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट थे, जो मैटर थे, उनके में धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे प्रोसेस हुआ, फिजिको केमिकल प्रोसेस, और वो बन के आए लाइफ में। सेल बना, सेल से फिर टिश्यू बना, इस तरीके से, है ना। तो अब ये लोग बोले कि भाई, फिर इनसे पूछा गया बताओ भाई प्राइमोर्डियल अर्थ क्या होता है, कैसे पता कि भाई अर्थ कैसा है? तो उस चीज के लिए ये लोग क्या बोले कि कंडीशन ऑन प्रिमिटिव अर्थ। ये लोग जो अर्थ का प्रिमिटिव कंडीशन था उसको ये लोग एक्सप्लेन किए। क्या क्या कंडीशन था? तो भाई देखो, हाई टेम्परेचर था, वोल्केनिक स्टॉर्म हो रहे थे बहुत सारा, है ना। तीसरा, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, के शुरू में कोई ऑक्सीजन नहीं है। मैं अभी आपको पढ़ाया था बिग बैंग थ्योरी में भी, शुरू में कोई ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कब हुआ? जब यूवी रेज वाटर वेपर को ब्रेक किया, तब जाकर के ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ। शुरू में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। एंड चौथा, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है, दैट इज कंटेनिंग क्या क्या चीज है, याद था? मीथेन, अमोनिया, याद है कि नहीं? इसके अलावा आपको पढ़ाया गया था ये सारे कंडीशन। यहाँ पे वाटर वेपर, ये भूलना मत, इन्हीं से तो आगे जाके बनेगा। तो ये सारे वो कंडीशंस हैं जो उस समय प्रेजेंट थे, इन लोगों ने बताया। बट ये लोग, फिर से बोल रहा हूं मैं, क्या सिर्फ बोले, मतलब ये हाइपोथेसिस है एक तरीके का। अगर आप किसी चीज को बोल रहे हो लेकिन आपके पास उसका सबूत नहीं है, तो उस चीज को थ्योरी या लॉ नहीं माना जाएगा, उसको माना जाएगा हाइपोथेसिस। क्लियर है? अब ये हाइपोथेसिस है। इसी हाइपोथेसिस को प्रूफ किए कौन? यूरे एंड मिलर। अब ये लोग भाई बहुत टैलेंटेड लोग, ये लोग क्या बोले कि भैया एक बात बताओ, जो आप बोल रहे हो अगर हम लोग उसी सेम चीज को कनेक्ट करके देखें तो देखते हैं कि होता है कि नहीं। तो ये क्या किए, यूरे एंड मिरर, ये लोग साइमल्टेनियसली उसी कंडीशन को बनाने का कोशिश किए जैसा ओब्रेन एंड हाल्डेन ने बोला था। क्या किए? कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन सेल्फ डिजाइंड स्पार्क डिस्चार्जिंग apparatus। ऐसा एक apparatus लिए, एंड इस apparatus में ये लोगों ने क्या किया, सेल्फ डिजाइन, खुद ही से डिजाइन करके बनाया। एंड इन 1953 ही कंडक्टेड फिजिको केमिकल टेस्ट फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ के ओरिजिन के लिए वो लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा। क्या किए हैं? तो अब ये वाला पॉइंट जो है आपका सेकंड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या बोल रहा है? मिलर क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन ऑफ प्राइमोर्डियल अर्थ इन अ लेबोरेटरी स्केल। मतलब जैसा कंडीशन बताया था ओब्रेन एंड हाल्डेन ने कि प्राइमोर्डियल अर्थ पे ऐसा ऐसा है, वैसा ही ये लोगों ने क्रिएट किया। जैसे कि ही क्रिएटेड, क्या क्रिएट किया? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्लोज फ्लास्क में। क्यों? अभी बताया था ना, बिजली कड़क रहा था, वोल्केनिक इरप्शन था, टेम्परेचर को बढ़ाया बहुत तेजी से, कितना तक बढ़ा दिया? 800 डिग्री सेल्सियस तक। इट वॉज इन किसमें था? प्रिमिटिव अर्थ में। चार गैस कौन कौन से? देखो, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर, ये सबको लेकर के गया फ्लास्क के अंदर, यहाँ फ्लास्क के अंदर लेकर के आया, चारों गैसेस को साथ में रखा है, सेम वैसा ही टेम्परेचर, उतना टेम्परेचर बढ़ा दिया। एंड ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ, किस चीज का फॉर्मेशन किया? अमीनो एसिड इन द कंडेंस्ड लिक्विड वाटर। मतलब ये देखा कि हाँ भाई, इसके अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आपको मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि यही अमीनो एसिड है जो कि आगे जाके क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? इसका मतलब हुआ कि ओब्रेन एंड हाल्डेन जो बोल रहे थे वो थ्योरी गलत नहीं था, उस चीज को ये प्रूफ करके देखा और प्रूफ कर लिया। क्लियर बात है? अब आते हैं काम की चीज पे कि दैट इज ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल, कि पहला सेल कहां से कैसे ओरिजिनेट हुआ होगा। तो देखो ध्यान से, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल के लिए मैं अभी आपको बताया कि जितने भी सेलुलर कंपोनेंट है या जो भी लिविंग कंपोनेंट है, वो लिविंग कंपोनेंट आए कहां से? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। इसका मतलब क्या हुआ? आरएनए, प्रोटीन, ये सब चीजें, है ना। तो देखो, first non-cellular forms of life may originated 3 billion year back and they have been giant molecules like RNA, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड यानी कि शुगर का बात कर रहा है, ये सारे मॉलिक्यूल्स पहले बने और ये सारे मॉलिक्यूल से बन करके आगे आया। these giant molecules are called capsule and they reproduce their molecules to form coacervates। क्लियर है? अब यहीं से स्टार्ट हुआ सेल का फॉर्मेशन। क्यों? अगर आप एक सेल देखते हो तो एक सेल किस चीज से मिलकर बना है? यही चीज तो है क्या? आपका प्रोटीन हो गया, आपके शुगर हो गए, आपके लिपिड्स हो गए, फैट्स हो गए, इन्हीं से तो सेल मिलके बनता है। क्लियर बात है? तो द फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म्ड एज यूनिसेलुलर, एक नया सिंगल सेल का एंटिटी बना और वहीं से लिविंग ऑर्गेनिज्म का कहानी चालू हुआ। ऑल लाइफ फॉर्म्स वर इन वाटर एनवायरनमेंट ओनली। क्यों? याद करो क्या हुआ था? शुरू में अर्थ पे कुछ नहीं था, डिप्रेशन था, गड्ढे थे, वाटर वेपर कंडेंस होकर के पानी गिरा, बरसा, ओशियन बना। तो जो पहला लाइफ फॉर्म आएगा वो कहाँ आएगा? ओशियन में। अर्थ तो है ही नहीं, है ना। तो अर्थ नहीं है तो पहला लाइफ फॉर्म कहां पे आएगा? पानी में ही तो आएगा। एंड दिस सिंपल सेल इवॉल्वड इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ प्रेजेंट डाइवर्सिफाइड लाइफ। जो आपको आज लाइफ दिख रहा है वो यही इसी सिंगल सेल से आया हुआ है।
क्लियर है? यहाँ तक का बात समझ में आ रहा है? आ गया। अब कुछ कुछ थ्योरीज हमको पढ़ने हैं। कुछ कुछ थ्योरीज में हमको एक आदमी के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना है और उसका नाम है चार्ल्स डार्विन। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो बुक इसने लिखा ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना, आज तक लोग उसी बुक से इवोल्यूशन को इतने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। सोचो कितना बड़ा साइंटिस्ट था अपने जमाने में। क्लियर है? तो देखो हुआ क्या, इवोल्यूशन इज द प्रोसेस दैट रिजल्ट इन हेरिटेबल चेंजेस इन पॉपुलेशन। सिंपल सा एक डेफिनेशन हो गया। इट स्प्रेड ओवर मैनी जनरेशन लीडिंग टू डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। अब इसको चालू करने वाला आदमी कौन था? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन इतना टैलेंटेड आदमी था कि वो एक सी वॉयज यानी कि एक ट्रिप पे निकल गया। कौन से? उसके शिप का नाम था HMS बीगल। क्लियर है? इसके शिप का नाम था, और ये अलग अलग जगह जाकर के इवोल्यूशन के एविडेंसेस को कलेक्ट करता रहा। ये देखता रहा कि इवोल्यूशन एक्चुअली में होता कैसे है ना। तो इसका फर्स्ट वॉयज, सेकंड वॉयज वैसे तो ये आपसे पूछने वाला नहीं है, बट आपको बता रहा हूँ कि देखो 1826 से चालू किया है, 1843 तक, कई साल तक ये बेचारा भाई साहब घूमता ही रहे। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? आ गया। चार्ल्स डार्विन के बारे में और थोड़ा बात अगर मैं बताऊं आपको, क्या बोल रहा है भाई, ध्यान से देखना। डार्विन ऑन हिज ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ड्यूरिंग वॉयज प्रोपोज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है वैसे तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट मैं आपको शॉर्ट में अगर समझाऊं, नेचुरल सिलेक्शन सिंपल सा बात बोलता है कि नेचर सेलेक्ट करता है कि कौन आगे जनरेशन में जाएगा। अगर आप नेचर में सही तरीके से अडेप्ट हो, आप नेचर का पूरी तरीके से सही से यूज कर पा रहे हो, उसमें अपने आप को अडेप्ट करवा चुके हो, देन नेचर विल सेलेक्ट यू। मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही बात बोला था ये, कि जो उस नेचर में रहने के लिए सबसे ज्यादा फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। वही चीज यहां बोला ये ऑब्जर्व दैट वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ शेयर सम सिमिलैरिटीज। कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी सब में है। एंड देयर हैड बीन एक्सटिंक्शन ऑफ ओल्ड वन, जो पुराने थे उनका एक्सटिंक्शन हो गया, एंड इवोल्यूशन ऑफ न्यू वन, जो बच गए उनका क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ, मतलब उनमें कोई बदलाव आया। आप सरवाइव कर रहे हो क्योंकि आपने बदलते एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट किया। डायनासोर भाई सरवाइव नहीं कर पाया बिकॉज, क्योंकि उसने अपने आप को बदलते एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाया, है ना। आगे देखो, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बताया था मैं अभी आपको, लीड्स टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। जिसने ज्यादा रिप्रोडक्शन किया उसके जनरेशन आगे ज्यादा बढ़ेंगे, जितने ज्यादा जनरेशन बढ़ेंगे उतना ज्यादा वेरिएशन आएगा, आप सर्वाइव करने का चांसेस उतना ही ज्यादा हो जाएगा, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नए स्पीसीज से बनेंगे। आ गया। अब हम लोगों को बात करना है एविडेंसेस के ऊपर। तो एविडेंसेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर, हम लोग एविडेंसेस के ऊपर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? तो बहुत ध्यान से मैं आपको समझा रहा हूँ, प्लीज फोकस करना है यहाँ पे, है ना। देखो एक मिनट बस, यहाँ पे आओ। एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन में, इसमें हम लोग को अलग अलग टाइप के वैसे तो एविडेंसेस पढ़ने हैं, बट इसमें हम लोग जो सबसे पहला पढ़ रहे हैं वो है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजी एक्चुअली क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जो पुराने आपके रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गए, है ना, जो पुराने टाइम के थे, जिनको मिला, उससे एज कैलकुलेट किया गया, वो फॉसिल्स हैं। वो बताते हैं इवोल्यूशन की, भाई इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ होगा। एविडेंस का मतलब क्या हुआ? प्रूफ। हमको ये बताना है कि हाँ भाई पहले कोई आदमी था। अब मैं तुमसे पूछ दूं कि भाई बताओ पहले डायनासोर था, कैसे पता भाई डायनासोर था? तो उसका कोई हड्डी मिलेगा, कोई फॉसिल मिलेगा, है ना, कुछ तो मिलेगा ना, जिससे कि हम लोग उस चीज को प्रूफ कर पाए। आज हम रहते हैं, मान लो कि 100 200 150 2500 जो भी है, इतने साल के बाद अगर खत्म हो गया, आगे आने वाले जनरेशन कैसे पता चलेगा कि पहले कोई ह्यूमन जैसा आदमी था? भाई उनको ये सारी चीजें जो आज के लोग हैं उनका जो भी फॉसिल है वो मिल जाएगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि फॉसिल्स आर हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फाउंड इन रॉक्स। क्लियर है? डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट्स कंटेन क्या चीज? फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, अलग अलग लाइफ फॉर्म के। सिमिलरली स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर इंडिकेट्स द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड। किस पीरियड में वो लोग रहते थे वो भी बताया जा सकता है। जैसे कि आप अभी पढ़ोगे वैसे तो आगे जाकर के, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो आपका अलग अलग एरा होते हैं, सीनोजोइक, मीसोजोइक, है ना, तो वही चीज है जिसमें आप डायनासोर के बारे में पढ़ोगे। हाँ भाई डायनासोर कोई आदमी था, ऐसा कोई आदमी था। तो कैसे पता ये था? क्योंकि हमने इसका क्या स्टडी किया है? फॉसिल स्टडी किया है। क्लियर बात है? स्टडी शोड लाइफ फॉर्म्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पैन, वो किसी टाइम स्पैन तक थे और उसके बाद वो एक्सटिंक्ट हो गए या खत्म हो गए। हेंस न्यू लाइफ हैव अराइजन एट डिफरेंट टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। मतलब कोई भी आदमी कांस्टेंट नहीं है, बदलाव जीवन का नियम है, मतलब कोई भी कांस्टेंट रहने वाला नहीं है, है ना, बदलाव आएगा ही। वही चीज यहाँ समझा रहा है। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल, अब फिर से वापस से मैं यही बोलूंगा, आप इसको ध्यान से देखोगे जितना ज्यादा, उतना तेजी से आपको ये चीज समझ में आएगा। क्लियर है? देखो ध्यान से। आ जाओ। कंपैरेटिव एनाटॉमी का मतलब ही क्या हुआ है, पहले इस चीज को समझो। कंपैरेटिव एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ? तुम कंपेयर कर रहे हो, किसको कंपेयर कर रहे हो? एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। एनाटॉमी मतलब क्या हुआ? जो हम लोग बाहर से नहीं देख सकते,
आंतरिक चीज, सेल, टिश्यू, डायाफ्राम, ये सब क्या तुम बाहर से देख सकते हो? डायाफ्राम नहीं देख सकते। तो भाई ये सारी चीजें जो आप बाहर से नहीं देख सकते वो है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। बट मॉर्फोलॉजी जैसे कि आप हाथ पैर अपना ये सब तो बाहर से देख सकते हो। वही चीज यहाँ बता रहा है कि कंपैरिजन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर अमंग डिफरेंट स्पीसीज, जो अलग अलग टाइम पीरियड पे रहे हैं या रह रहे हैं, है ना, उनका कंपेयर करना है। एंड इट शोज, क्या शो कर रहा है? सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म। मतलब भाई देखो, मैन है, चीता है, वेल है, बैट है, सब है, सबका अगर आप स्टडी करोगे फोर लिम्ब या, तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब क्या आपको इसमें कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं दिख रहा? भाई दिख तो रहा है यार, ये आपस में सिमिलर है ना। ऑफ टुडे एंड दोज दैट एग्जिस्टेड ईयर्स अगो, मतलब जो पहले चले गए उनका भी जब हम लोग स्टडी करते हैं तो भी हमको देखने को मिलता है भाई कुछ ना कुछ तो सिमिलर है। और अगर सिमिलर है इसका मतलब क्या है कि वही हमारे एंसेस्टर थे, उनसे ही इवॉल्व होकर के हम लोग बने हैं, है ना। वही चीज यहाँ पर तुमको बता रहा है कि सर्टेन एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज अमंग स्पीसीज आर द सेम, आपको देखने को मिलता है। जैसे कि स्केलेटल एलिमेंट्स, है ना, मेक अप द फोर लिम्स ऑफ मैन, हॉर्स, व्हेल, बैट आर सेम, ये सब सेम है। बट ईच ऑफ देम, क्या लिखा हुआ है? परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। मतलब यहाँ पे फंक्शन जो है उनका वो क्या है? अलग अलग है। सबके पास जो स्केलेटल सिस्टम है वो तो हमको सेम देखने को मिल रहा है। मतलब भाई देखो, ह्यूमरस, अल्ना, अब यही अल्ना यहाँ पर भी तुमको देखने को मिलेगा, यही ह्यूमरस यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, यही अल्ना यहाँ भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई सिमिलैरिटीज तो देखने को मिल रहे हैं बट सबका फंक्शन सेम नहीं है। मतलब ह्यूमन कभी भी अपने हाथ का उपयोग नहीं करता दौड़ने भागने इधर उधर के लिए, बट कैट जो है उनमें तो वो लोग क्या कर रहे हैं? चारों पैर या जो भी है उनका, दो हाथ दो पैर, उससे तो वो दौड़ रहे हैं, रनिंग में हेल्प कर रहे हैं, है ना। वेल जो है वो कभी भी उस चीज का रनिंग में तो हेल्प नहीं कर रहा, वो तो रन दौड़ता तो है नहीं वेल, है ना। तो डिफरेंट फंक्शन है, ऑल ऑफ देम हैव। अब देखो सबके पास अगर तुम देखोगे, देखो कितना सिमिलैरिटी है, सबके पास ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। क्लियर है? अब इसी में आपको समझाया गया कि भाई व्हाट इज होमोलॉगस ऑर्गन। अब लोग होमोलॉगस ऑर्गन के बारे में अगर समझे, देखो इसमें प्लांट का एग्जांपल भी लेना है और एनिमल्स का भी। होमोलॉगस ऑर्गन के बारे में जो ये डेफिनेशन है आपको पता होना चाहिए कि दीज आर द ऑर्गन्स हैविंग सेम बेसिक फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर, बट क्या लिखा है अभी जो समझाया, डिफरेंट फंक्शन। मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है वो तो क्या है? सेम है, बट जो फंक्शन है वो क्या है? डिफरेंट है। मतलब आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन, चीता, व्हेल, बैट, अब ये सबका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सिमिलर है, बट जो इनका फंक्शन है वो सिमिलर नहीं है, वो डिफरेंट है। और वो अगर डिफरेंट है तो ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलॉगस ऑर्गन। क्लियर बात है? सेम एग्जांपल 2 में अगर आप देखोगे तो थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? होमोलॉजी। होमोलॉजी का मतलब क्या हुआ? दिखने में सेम है, दिखने में सेम है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई दोनों सेम है, लेकिन दोनों का फंक्शन जो है वो क्या है? अलग अलग है। थॉर्न जो है, थॉर्न का फंक्शन और जो टेंड्रिल है इनका फंक्शन क्या कभी सेम हो सकता है? नहीं। थॉर्न किस चीज के लिए है? ये अपने आप को डिफेंस, बचाने के लिए होता है। वेरएस बगन जो ये टेंड्रिल है ये किस चीज के है? इसको बोलते हैं लताएं, है ना। लताएं जो होती हैं आप कभी भी देखे होंगे कुछ इस तरीके से, अगर बांस है तो ये इस तरीके से ऐसे ऊपर चढ़ने के लिए या घर के छप्पर पे चढ़ जाने के लिए, वो सब चीज के लिए यूज करते हैं, है ना। आगे आ जाओ। तो ये हुआ आपका होमोलॉगस। एनालॉगस में क्या होता है? देखो एनालॉगस में सेम, इसका उल्टा कर दो, जो भी आप होमोलॉगस में पढ़े हो। होमोलॉगस में क्या पढ़े थे? सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। यहाँ पे उल्टा कर दो, सेम फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। पढ़ो, देखो दीज आर द ऑर्गन हैविंग डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बट, अब यहाँ पे से लिख दिया सेम फंक्शन। हाँ, तो यही चीज आपको दिमाग में रखना है कि पिछले वाले में क्या था? फंक्शन अलग थे, बट यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया? सेम है। देखो जैसे कि एग्जांपल है आपका विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड एंड बैट, तीनों का फंक्शन क्या है? सेम है, लेकिन उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो सेम नहीं है, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। पिछले वाले में क्या था? स्ट्रक्चर सेम था बट फंक्शन अलग था। इस वाले में क्या है? इस वाले में फंक्शन सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है। सेम ऐसा ही आई, आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ मैमल्स, देखो दोनों में ही आई है, फंक्शन क्या है? दोनों का सेम ही है, बट स्ट्रक्चर जो है वो क्या है बेटा? अलग अलग है। क्लियर है? उसी का एग्जांपल और आपको दिया है कि फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, दोनों में आपको देखने को मिलता है फ्लिपर। ठीक है? ऐसे ही स्वीट पोटैटो का एग्जांपल दे दिया कि एक रूट मॉडिफिकेशन है और पोटैटो जो है वो क्या है? स्टेम मॉडिफिकेशन। क्लियर है? बट दोनों का फंक्शन क्या है? सेम है। कैसे फंक्शन सेम है? फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज, है ना। लेकिन क्या स्ट्रक्चर सेम है? द आंसर इज नो। देखो दोनों का। क्लियर? दिमाग में जा रहा है यहाँ तक का बात? आ गया। अब आगे आपको समझना है भाई डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है? तो आप बहुत ध्यान से अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा भाई, ये दोनों को अगर हम लोग देखें तो हमने ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हैं, बस इसको समझना जरूरी है। कैसे? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं वर्ड के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है कि आप सेम रास्ते चले, आगे जाके आपका रास्ता बदल गया, आगे जाके आपका रास्ता बदल गया, इसका मतलब है कि आप डाइवर्ज हो गए, अलग हो गए। अलग होने के लिए पहले तो साथ में थे, पहले साथ में का मतलब क्या हुआ कि पहले आपका एंसेस्टर सेम था,
बाद में उससे अलग अलग स्पीसीज बन गए, दैट इज डाइवर्जेंट। पढ़ो अब यहाँ पे, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, मतलब आपका एंसेस्टर जो है वो क्या है, कॉमन है। किस में देखने को मिलेगा कॉमन एंसेस्टर, जिसका स्ट्रक्चर सेम था, और स्ट्रक्चर सेम किस में था, होमोलॉगस, याद करो। होमोलॉगस ऑर्गन जो था ये सपोर्ट करता है किसको, कॉमन एंसेस्टर को। इसका मतलब है कि एंसेस्टर सेम थे, तभी तो स्ट्रक्चर सेम है। लेकिन हमने डाइवर्ज हो गए, डाइवर्ज हो गए इसका मतलब फंक्शन अलग अलग हो गया, मतलब स्ट्रक्चर सेम डिफरेंट फंक्शन। तो होमोलॉगस ऑर्गन जहां पर भी होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। सिमिलरली जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है वो कैसे आएगा, तो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ स्पीसीज। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, भाई हमको फर्क नहीं पड़ता कि कौन एंसेस्टर, कन्वर्ज हो रहे हैं हम लोग, इसका एंसेस्टर अलग है, इसका एंसेस्टर अलग है, ये साथ में मिलके कन्वर्ज हो गए। अब ये दोनों सेम काम कर रहे हैं, पहले दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, ये अलग का है, ये अलग का है, दोनों आप मिलके कन्वर्ज हो गए। तो वही चीज आपको समझा रहा है, इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ स्पीसीज हैविंग सिमिलैरिटीज टू अडॉप्ट क्या चीज, सिमिलर एनवायरनमेंट। और यही चीज कौन करता है, एनालॉगस ऑर्गन। तो अब फटाक से आपके लिए याद हो गया, डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट है तो इसमें क्या लिखना है, होमोलॉगस, होमोलॉगस ऑर्गन आएगा इसमें, है ना। और अगर कन्वर्जेंट है तो इसमें कौन आ जाएगा, एनालॉगस आ जाएगा। क्लियर बात है अभी यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे आओ, अब हम लोगों को केवल जो पैलेंटोलॉजिकल है या फिर जो ये अभी एविडेंस हमको मिले हैं उसके बेसिस पे हम लोग डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, तो हमको कुछ और एविडेंस भी मिले। क्या एविडेंस मिले हैं भाई, हमको मिले बायोकेमिकल। बायोकेमिकल एविडेंसेस क्या होते हैं, तो मैं अभी आपको बार बार बोल रहा हूँ, बायोकेमिकल का मतलब होता है डीएनए, आरएनए, जीन्स, प्रोटीन्स, ये सब का बात करते हैं। सिमिलैरिटी इन प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ सेम फंक्शन अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म तो हैं लेकिन उनमें जीन, प्रोटीन, ये सब क्या है, सेम ही है। कहने का मतलब जो प्रोटीन, जो अमीनो एसिड हमारे बॉडी में है, सेम वही अमीनो एसिड बैक्टीरिया के पास भी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कहीं ना कहीं हमारा इवोल्यूशन सेम तरीके से हुआ है, या हम कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए हैं। प्रोकैरियोट यूकैरियोट से जुड़ा हुआ है, यूकैरियोट के अंदर में प्रोटिस्टा जो है फंगस से जुड़ा हुआ है, किसी तरीके कोई ना कोई कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। ये हुआ बायोकेमिकल। दूसरा जो एविडेंस आपको दिया जा रहा है वो है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन। एम्ब्रियोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है बताओ जल्दी फटाक से। इसके भी आगे लग गया लॉजी, और इसके आगे जो भी है दैट इज स्टडी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। तो सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट, मतलब सभी वर्टिब्रेट में कोई चीज तो कॉमन है जो कि एडल्ट में जाने के बाद मिसिंग दिखता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वर्टिब्रेट के अंदर में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उन सबका एम्ब्रियो कहीं ना कहीं सिमिलर है। और एम्ब्रियो तो सिमिलर है सर, लेकिन जब उसका एडल्ट को देखा जाता है तो वो एकदम डिसिमिलर हो जाता है। कहने का मतलब भाई देखो, गिल स्लिट ऑफ वर्टिब्रेट्स फाउंड इन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स देखने को मिलता है, लेकिन जब वो डेवलप होता है तो क्या उसमें गिल स्लिट्स होता है, आंसर इज नो। डेवलप होने के बाद अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, किसी के पास लंग्स होगा, है ना, जो कि डायरेक्टली फंक्शनल हो जाता है। तो ये चीज दिमाग में आपको याद रखना, ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में आता है। अब आ जाते हैं उस टॉपिक पे जो कि भाई डार्विन भाई ने बहुत दिमाग लगा के दिया था। क्या था ये टॉपिक, ये टॉपिक था बेटा आपका इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या बोलता है, तो मैं आपको नेचुरल सिलेक्शन वैसे तो एक बार बता चुका हूँ, नेचर में जितने अपने आप को सही समय पे बदलते नेचर के साथ अडेप्ट करवा लिया वो सर्वाइव कर जाएगा, और उसी चीज को बोला जाता है नेचुरल सिलेक्शन। यानी तुम्हें नेचर ने सेलेक्ट किया, नेचर ने तुम्हें सेलेक्ट किया, क्यों, क्योंकि तुम अपने आप में बदलाव लाए, क्योंकि तुमने बदलते एनवायरनमेंट के साथ खुद में बदलाव लाया है, इसलिए नेचर ने तुम्हें सेलेक्ट किया, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। समझ में आ रहा है। ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉथ पॉपुलेशन इन इंग्लैंड 1850 का बात कर रहे हैं। अब 1850 जो है ये क्या है, ये है टाइम भाई प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन इस समय से ही देखा जा रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का टाइम है। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर वर मोर व्हाइट विंग्ड मॉथ ऑन ट्रीज देन डार्क विंग्ड और मेलानाइज्ड मॉथ। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये व्हाइट मॉथ क्यों ज्यादा है भाई, व्हाइट मॉथ इसलिए ज्यादा है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो पॉल्यूशन भी नहीं था, नो पॉल्यूशन, पॉल्यूशन नहीं था तो क्या हुआ, जो भी आपके ट्री के ट्रंक होते थे इस पे व्हाइट कलर वाले जो मॉथ थे ये इनका पॉपुलेशन क्या होता था, ज्यादा होता था। क्यों, क्योंकि वो कैमोफ्लाज करते थे और बच जाते थे। लेकिन जो ब्लैक वाले होते थे बिकॉज वो इजिली दिख जा रहे हैं क्योंकि पॉल्यूशन तो है नहीं, तो क्या होता था, वो इजिली दिख गए तो जो भी प्रेडेटर थे वो उनको खा जाते थे। तो शुरू में व्हाइट वाले का पॉपुलेशन ज्यादा था because white easily escape from predator as it blend with trunk color and lichens, लाइकेन के साथ वो आसानी से ब्लेंड हो जाता है। लाइकेन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो लाइकेन केवल वहीं ग्रो होगा वेयर वेयर देयर इज नो पॉल्यूशन, जहां पे पॉल्यूशन नहीं होगा केवल वहीं पे आपको लाइकेन देखने को मिलता है, जहां पॉल्यूशन होता है वहां पे लाइकेन ग्रो होता ही नहीं है। तो क्या हुआ भाई आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कुछ ऐसा हुआ कि बेटा
देखो कब का टाइम बता रहा है, 1920 का टाइम बता रहा है। 1920 में क्या हो गया ऐसा, 1920 में इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे था। देयर वर मोर डार्क विंग्ड मॉथ इन द सेम एरिया। अब सेम ही एरिया है लेकिन क्या हुआ, डिफरेंस आ गया। क्यों, देखो ये वाला डायग्राम आप देखो और ये वाला डायग्राम आप देखो, इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। ये वाला जो कंडीशन है ये आपका प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले। क्यों, यहाँ पर आपको किसका पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको व्हाइट वाले का पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर व्हाइट वाले को पता लगाना ईजी है। क्यों, क्योंकि देखो ट्री का जो ट्रंक है वो काला हो चुका है, तो व्हाइट वाला बहुत आसानी से दिख जाएगा और जो ब्लैक वाला होगा वो ब्लेंड कर जाएगा। वही चीज यहाँ पे समझा रहा है, बिकॉज ऑफ स्मोक ट्री ट्रंक बिकेम डार्कर आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड द व्हाइट मॉथ, अब जो ये थे मॉथ ना बेटा नहीं, ठीक है, आर इजीली नोटिस्ड एंड कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर एंड द डार्क विंग्ड वर एस्केप्ड। एस्केप क्यों हुआ, एस्केप होने का रीजन था कैमोफ्लेज। क्लियर है, कैमोफ्लेज करके आसानी तरीके से अपने आप को ये लोग क्या कर लेते थे, छुपा लेते थे। ठीक है, यहां तक दिमाग में चला गया, आ गया। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज अडेप्टिव रेडिएशन। ये सारे एक एक टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक्स है जो कि किसके द्वारा बोले गए थे, आपके डार्विन के द्वारा। डार्विन अपने पूरे टाइम में जा करके यही चीज को ढूंढ रहा था, है ना, ये देख रहा था कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। नेचुरल सिलेक्शन हो गया, फिर आपका ये इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वाला आपको देखने को मिल गया, है ना, देन आपका ये हो गया, आपका एडेप्टिव रेडिएशन हो गया, है ना, फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गया। ये सारा चीज किसका दिया हुआ है, डार्विन का। इसीलिए डार्विन भाई, डार्विन को क्या बोला जाता है, इवोल्यूशन का जनक भाई, वो फादर है। समझ में आ रहा है, ठीक है, आगे आ जाओ। अडेप्टिव रेडिएशन जो है इसमें क्या बोल रहा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आपने उसका एरिया जो है वो क्या कर दिया, फिक्स, ठीक है, रेडिएटिंग टू अदर एरिया। अब एक एरिया से दूसरे एरिया के ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, माइग्रेशन या इमिग्रेशन। कहने का मतलब, मान लो कि आज मैं इंडिया में, क्लियर बात है, मेरे को यहाँ का पूरा कल्चर आता है, मेरे कल्चर आते हैं, तो भाई मैं अगर यहाँ से कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो जाऊंगा, और अगर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हुआ, मैं वहां जाकर के अपने कल्चर का प्रचार प्रसार किया, मेरा जनरेशन वहां पे आगे बढ़ा, तो क्या होगा, यही तो एक तरीका है कि भाई मैं वहां से लेकर के उस जगह चला गया जिस जगह पहले कोई था नहीं हमारे कल्चर वाला, तो वो क्या हो गया, स्प्रेड हुआ, वो इवोल्यूशन का एक टाइप है। सेम वैसे ही यही चीज यहाँ पर भी है, एडेप्टिव रेडिएशन, रेडिएट करना, अडेप्ट करना, देन रेडिएट करना, अलग अलग जगह तक भेजना उस चीज को। वही चीज यहाँ पे हो रहा था। देखो क्या हुआ यहाँ पे, डार्विन फिंचेस इन गैलापागोस आइलैंड, आइलैंड पे देखा, फिंचेस आर स्पैरो लाइक थे, स्मॉल बर्ड फाउंड इन, कहाँ पे, गैलापागोस आइलैंड। आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बट अगर आप नोटिस करोगे तो सबका बीक का जो साइज है वो अलग अलग है ना, सबको अलग अलग टाइप का बीक, आप चोंच जो है वो अलग अलग देखने को मिल रहा है। ठीक है, 14 स्पीसीज ऑफ फिंचेस, जो ये आपको स्पीसीज देखने को मिले थे, इन्हीं स्पीसीज में ध्यान से देखोगे 14 स्पीसीज ऑफ फिंचेस आर ऑब्जर्व्ड बाय डार्विन। दे हैव सेम बॉडी प्लान, शॉर्ट टेल, बट डिफर इन, किस चीज में डिफर, मैं अभी बताया आपको, बीक का शेप और साइज अलग अलग था, विच इज अडॉप्टेड टू डिफरेंट फूड हैबिट। कहने का मतलब भाई कोई मांस खा रहा है, नहीं खा रहा है, कोई कीड़ा खा रहा है, कोई नहीं खा रहा है ना, कोई वेज खा रहा है, कोई पत्ता खा रहा है, तो भाई सबका जो भी उनका साइज था, जो आपको इतने सारे, देखो ये पूरे पिंचेस आपको देखने को मिल रहे हैं इतने सारे, ये सारे जो दिख रहे हैं, इन सारे का डिफरेंस क्यों दिख रहा है, डिफरेंस इसलिए दिख रहा है क्योंकि सबका फूडिंग हैबिट, जो खाने का तरीका है वो क्या है, अलग अलग, अलग अलग होने के कारण आपको वो सारे अलग अलग देखने को मिलेंगे। क्लियर है, अब आ जाते हैं थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन पे। तो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के अंदर में वैसे तो मैं आपको कुछ कुछ बता दिया, डार्विन का कुछ थ्योरी बता दिया हूँ, लेकिन अब हम लोग इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो 3 मेजर थ्योरी जो आपके सिलेबस में है वो हम लोग कवर करेंगे। पहला थ्योरी और जो सबसे वाहियात थ्योरी है, दैट इज लेमार्क। लेमार्क ने दिया था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, मतलब वो ये बोला था कि हम लोग अपने जीवन में कैरेक्टर्स को एक्वायर करेंगे। वो सही बात है, लेकिन उसका जो एग्जांपल है, पता नहीं मैं रिलेट नहीं कर पाता, आप रिलेट कर पा रहे हो, ठीक बात है ना। दूसरा है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बाय डार्विन, जो कि मैं अभी आपको पढ़ा करके आया हूँ। देन म्यूटेशन का थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, ह्यूगो डिवरिस, याद है ह्यूगो डिवरिस, नाम याद आ रहा है क्या, ह्यूगो डिवरिस कौन था, मेंडल, याद है, मेंडल के वर्क को दोबारा रीडिस्कवर किया था इसने, रीडिस्कवर। भाई ऐसे रिलेट करोगे एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से, तो पढ़ना याद करना इजी हो जाएगा। क्लियर है, आ जाओ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसके द्वारा, भाई लेमार्क भैया ने क्या बोला। तो लेमार्क भैया क्या बोल रहे हैं, बहुत ध्यान ध्यान से फोकस करना है, बस समझ में एकदम इजी आएगा। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर बाय लेमार्क। लेमार्क क्या बोला, तो लेमार्क एक प्रकार का नेचुरलिस्ट था, है ना, नेचर में घूम घूम के इधर उधर अलग अलग जगह से। तो ही सेड दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हैड अकर्ड बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। अगर हम लोग ऑर्गन का यूज करते हैं तो वो कॉन्स्टेंटली रहता है, अगर हम लोग उसका यूज करना बंद कर देते हैं तो वो ऑर्गन एक्सटिंक्ट हो जाता है, हट जाता है हमारे बॉडी से, है ना। इन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ही गिव द एग्जांपल ऑफ जिराफ। अब यहीं पे दिक्कत है, जिराफ का एग्जांपल दिया है कि एंसेस्टर जिराफ आर स्मॉल डंकी लाइक एनिमल।
बोला कि भाई शुरू में जो जिराफ थे वो एक्चुअली डंकी के जैसे थे और वो छोटे छोटे घास वास खाते थे, ऐसा बोल रहे हैं। ये देखो आप डायग्राम देखो, क्लियर है, देखो ये। अब ये जो है ये बोला कि भाई शुरू में तो ये ऐसे डंकी जैसे हैं, यहाँ पे ये घास वास खा रहे हैं, बाद में जब इवोल्यूशन हुआ भाई पेड़ का पत्ता सब हाइट ऊपर जाने लगा, तो भाई वो लोग का हाइट नहीं पहुंचता था, तो अब वो लोग पेड़ के पत्ते को पकड़ने के चक्कर में उनका जो नेक है उसका इलोंगेशन हो गया, बोल रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब आज जो आपको जिराफ दिखता है जिसका गला इतना लंबा है, वो इसलिए है क्योंकि भाई पेड़ का पत्ता नहीं पकड़ पा रहा था। अब आप खुद ही इस चीज को सोचो, भाई वो यूज कर रहा है, उसको जरूरत है, इसके कारण उसके में हो गया वो चीज, ऐसा ये बोला लेमार्क। क्लियर है? बट अब इस चीज को अगर आप सोचोगे तो ये चीज बहुत थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लगता है। क्लियर बात है, क्योंकि सिर्फ उस चीज के लिए नहीं है भाई, अगर वो खाना होता तो भाई घास ही खा रहा था, बाद में भी घास ही खा लेता, है ना। तो आ गया, इन फर्स्ट अटेम्प्ट टू गेट लीव्स ऑन टॉल ट्रीज हैड टू अडेप्ट बाय इलोंगेशन ऑफ देयर नेक। मतलब वो बोला कि भाई ट्री के पत्तों को पकड़ने के लिए उनको इलोंगेशन करने का जरूरत था, उन्होंने इलोंगेशन किया। दिस कैरेक्टर हैज एक्वायर्ड एंड इलोंगेटेड नेक इनहेरिटेड टू सक्सीडिंग जनरेशन। मतलब अब एक जनरेशन में नेक बढ़ गया तो अगले जनरेशन में अब वही चीज वही प्रोसेस बार बार जाएगा। तो जिराफ स्लोली ओवर द ईयर केम टू एक्वायर लॉन्ग नेक। धीरे धीरे जो जिराफ था वो लॉन्ग नेक एक्वायर कर गया। क्लियर है यहाँ तक का बात? अब आ जाते हैं काम के चीज पे, दैट इज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि थोड़ा लॉजिकल थ्योरी है। किसका? डार्विन का। क्लियर है? डार्विन बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ना। ठीक है, डार्विन। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या क्या थे? वैसे तो मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको एक एक करके समझा चुका हूँ, बट फिर से आपको यहीं पे समझा दूंगा। ओवर प्रोडक्शन, किसी चीज का एकदम ज्यादा प्रोडक्शन होना है। दूसरा, लिमिटेशन ऑफ फूड एंड स्पेस। अच्छा बात है, लॉजिकल भी है। कैसे? भाई तुम्हारे पास फूड जो है वो इतना एक्स्ट्रा तो है नहीं, लिमिटेड है हर चीज, फूड भी और स्पेस भी। मतलब आपके रहने के लिए जो एरिया आपके पास है वो एरिया भी क्या है? फिक्स है। आप उतने में ही रहोगे, उतने में ही आपको सर्वाइव करना है। उतने में अगर आप सर्वाइव कर गए तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं किए आप डेथ हो जाएगा। लिमिटेशन इसी को तो बोलते हैं। लिमिटेशन मतलब क्या हुआ? कमी है। इतना नहीं है आपके पास कि हाँ भाई आप अंबानी हो, भाई आपके पास पैसा ही पैसा, ऐसा नहीं है ना। ठीक है। तीसरा है स्ट्रगल ऑफ फॉर एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब अपने आप को जिंदा रखने के लिए बार बार क्या करना है? स्ट्रगल करते रहना है। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल दो तो हिरण भैया है ना। हिरण भैया वो देखे होगे आप, टाइगर श्रॉफ वाला वो मूवी क्या है, बागी, है ना। उसमें वो बोलता है कि रोज सुबह हिरण जागता है। क्यों जागता है? क्योंकि उसको जागना है भागने के लिए। क्यों भागना है? ताकि वो अपना जान बचा सके। सिमिलरली जो शेर है वो भी सुबह सुबह उठ के भागता है। क्यों? वो भाग रहा है ताकि वो हिरण को खा सके, ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो सिमिलरली सबका अपना अपना स्ट्रगल है, सब अपने अपने स्ट्रगल में फंसे हुए हैं। मैं भी फंसा हुआ हूँ, तुम भी फंसे हुए हो, तुम्हारा भी अभी पेपर होने वाला है 4 दिन के बाद, ये भी तो एक स्ट्रगल है एक प्रकार का, है ना। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपने आप को बनाए रखने के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो हो गया। चौथा हो गया बेटा वेरिएशन। वेरिएशन में आपको मल्टीपल चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होता है कि जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा सर, वहां पे क्या होगा कि अगले जनरेशन जो भी आते जाएंगे उनमें सेम कैरेक्टर रिपीट नहीं होगा, बल्कि उनका कैरेक्टर पेरेंट के कैरेक्टर से हल्का अलग होगा, एंड उसी चीज को क्या बोला जाएगा? वेरिएशन। फिफ्थ क्या बोल रहा है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे फिट होगा, जो स्पेसीज, वही स्पेसीज सर्वाइव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मान लो कि एक ही जगह पर है, एक ही जगह पे फूड है, सब वहां पे ही जा रहे हैं, सब उसी जगह पे लड़ रहे हैं, तो लड़ने में जो सबसे बलिष्ठ होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत होगा, वो बाकियों को मारेगा और अकेला सर्वाइव कर जाएगा। दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एंड देन आता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने आपको सेलेक्ट किया। क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि आप सबसे ज्यादा फिट थे, आपने बाकियों से ज्यादा अपने आप को अडेप्ट किया, दैट्स व्हाई यू आर फिट, एंड दैट्स व्हाई नेचर ने आपको सेलेक्ट किया, नेचुरल सिलेक्शन। सेवेंथ होता है स्पेशिएशन। मतलब कुछ नेचुरल सिलेक्शन वाले चीजों से आगे की ओर इवोल्यूशन होते हुए नए स्पीसीज का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है? स्पेशिएशन। मतलब जो स्पीसीज पहले थे नहीं, बट बिकॉज ऑफ द ग्रेजुअल चेंज, बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन, नए स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ। बट अब यहां से आ गया काम का चीज। डार्विन भैया ये सारा बात तो बोले, बट डिड नॉट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। ये सारे के बारे में उन्होंने कोई भी बात नहीं किया। इसी सारे के बारे में बात कर रहा था अपना कौन? मेंडल, याद है। और मेंडल भैया का वर्क पब्लिश नहीं हो पाया था। देन आए थे आपके क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर है? सब याद करके जाना बेटा अच्छे से। ठीक है। अब अगला जो थ्योरी आया वो थ्योरी था थोड़ा सा और ज्यादा लॉजिकल, दैट इज म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डिवरिस। ये भी एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, अपने समय में बड़ा नाम था इसका, है ना। तो ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू डिवरिस म्यूटेशंस आर मेन कॉज ऑफ इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन। मतलब ये बोला कि भाई एक्चुअली में जो ये आपका इवोल्यूशन हो रहा है, इसका जो मेन कारण है वो क्या है? म्यूटेशन है। व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन आपको पता है ना, सडन चेंज, ग्रेजुअल नहीं होता, ये सडन होता है। मतलब अचानक से अगर कोई चेंज आ गया, है ना, सडन चेंज अगर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड म्यूटेशन। ठीक है। यही चीज यहाँ लिखा है, देखो, सडन चेंज इन जीन दैट रिजल्ट इन वेरिएशन इन फिनोटाइप इज कॉल्ड म्यूटेशन। अगर सडनली
अचानक से कुछ चेंज हो गया, बदलाव आ गया जीन में, इसी चीज को क्या बोला जाएगा, म्यूटेशन। अकॉर्डिंग टू हिम क्या बोला, स्पेसिएशन अकर्स इन सडन चेंज इन अ सिंगल स्टेप, ये बोला सिंगल स्टेप से ही क्या हो जाएगा, इतना बड़ा चेंज आएगा कि एक नया स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा बोल दिया था कौन, ह्यूगो डेविस। अब म्यूटेशंस जो होंगे वो क्या होंगे, रैंडम। रैंडम मतलब तुमको बता के थोड़ी आएगा भाई मैं आज ये चेंज करने वाला हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। जीन में जो म्यूटेशन है, जो चेंजेस होंगे वो रैंडम होंगे एंड डायरेक्शन लेस होंगे, कोई उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा कि हाँ भाई किसी एक पर्टिकुलर को बढ़ावा दे दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है ना। मेन ऑब्जेक्शन ऑफ दिस थ्योरी आर, क्या है मेन ऑब्जेक्शन, अब थ्योरी तो ये भाई साहब दे दी, अपना पूरा राम कहानी कर दी है। अब इसका ऑब्जेक्शन क्या है कि भाई म्यूटेशंस आर नेगेटिव एंड रेट्रोग्रेसिव, मतलब भाई जरूरी थोड़ी है कि म्यूटेशन आपका फायदा ही करे, बताओ। मान लो कि आपके जीन में कोई बदलाव आया, क्या गारंटी है कि उस बदलाव से आपका भला ही होगा, भाई आपका बुरा भी तो हो सकता है। आप क्रिस, आई थिंक सो 3 है, क्रिस 3 में काल को आप देखे होंगे, वो क्या किया था, अलग अलग इंसानों को लेता था और उसके ऊपर रिसर्च करता था, उसके जीन को चेंज करता था, है ना। भाई वो जो म्यूटेशन है, जो जीन में चेंज आ रहा है, दैट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, है ना। सिमिलरली जो रेट ऑफ म्यूटेशन है स्लो कंपेयर टू इवोल्यूशन, जो म्यूटेशन का जो रेट है वो क्या है, स्लो, ठीक है। तो अब इस चीज को अगर आप समझ जाओगे तो आपको समझ में आएगा किसका, ह्यूगो डेविस का थ्योरी म्यूटेशन, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे तीनों थ्योरी आपको समझाया, लेमार्क का, डार्विन का और ह्यूगो डेविस का, क्लियर बात है, अभी यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको, आगे आ जाओ, ठीक है। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर से आएगा ही आएगा आपके पेपर में, किसी ना किसी सेट में आपको देखने को मिलेगा, कितने मार्क्स, 3 मार्क्स में आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्लियर है। हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम याद रखना ही रखना है कि किसको बढ़ावा मिलता है, ठीक है ना। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल एक्चुअली में बोलता क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझो। इट स्टेट्स दैट अलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इफ, अब यहां तक तो ठीक बात है, यहां तक तो ठीक है, क्या बोला, पहले यहीं तक समझो फिर इसके आगे का समझना, क्या बोला कि अलील का जो फ्रीक्वेंसी है, आप सबसे पहले आ जाते हैं भाई, आधे लोग को अलील ही नहीं पता। अलील क्या होते हैं भाई, जीन्स के जो पेयर होते हैं उन्हीं को अलील बोला जाता है, जीन पेयर, जैसे कि आप कैपिटल टी स्मॉल टी लिखते थे, तो ये सब क्या है, अलील्स है। तो भाई जो ये आपके अलील का फ्रीक्वेंसी है किसी भी पॉपुलेशन में, वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा और कांस्टेंट रहेगा, कब तक, हमेशा, नो। क्या बोला, स्टेबल और कांस्टेंट है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इफ अ पॉपुलेशन हैज नो सिलेक्शन, उसका कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा, नो म्यूटेशन, उसमें कोई म्यूटेशन नहीं हो रहा, नो माइग्रेशन, कहीं इधर उधर आना जाना बाहर नहीं है, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, उसका जीन ड्रिफ्ट नहीं हुआ है, एंड आर रैंडम मेटिंग, अगर ऐसा हो रहा है तो भाई कोई चेंज नहीं आएगा, बट क्या ऐसा हो सकता है, नहीं भाई, म्यूटेशन तो समय के साथ आएगा ही आएगा, है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता ही है, जीन में चेंजेस आते ही है, आदमी माइग्रेट करता ही है, तो भाई इसका मतलब क्या है, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के अनुसार से कभी भी एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना जो है वो इतना आसान नहीं है, मतलब आप कभी भी स्टेबल और कांस्टेंट रह नहीं सकते हो, आप में बदलाव आएगा ही आएगा, और उस चीज को ये किससे, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। सिमिलरली आप याद करते होगे ना बेटा, इसको पढ़ते होगे आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेम वही लिखते होगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, कुछ इस तरीके से स्मॉल में लिखते होगे, क्लियर है, ठीक बात है। तो ये आपको याद होगा, सेम वही चीज है, ये बोला कि भाई ये जो भी आपका आ रहा है ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, कब तक है कांस्टेंट, जब तक आप कोई चेंज नहीं लाते, यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे p किसको लिया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए, कोई a है उसका फ्रीक्वेंसी है p, है ना। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील स्मॉल a जो है इसका फ्रीक्वेंसी है q। अब p स्क्वायर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज कैपिटल ए वाले जो होंगे उनका p स्क्वायर। q स्क्वायर किसके लिए है, तो भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए, बट जो ये हेट्रोजाइगस है, जिनमें चेंज आएगा, बदलाव आएगा, वो है 2pq। ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका वो बता दिया। अब रिप्रेजेंट जो तरीका है वो तो ठीक है, लेकिन वो ये बोला था ना कि ये कांस्टेंट हमेशा नहीं रहेगा, ये जो कांस्टेंट आज आपको दिख रहा है क्या वो हमेशा कांस्टेंट एंड स्टेबल होगा, आंसर इज नो, ये हमेशा नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता, तो भाई ये देखो, ये 5 फैक्टर आर नोन टू अफेक्ट हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, ये अफेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर है भाई, जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो, ये एक है कि जीन का माइग्रेशन हो गया, है ना। दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट, कि भाई जीन जीन में चेंजेस आ गए सडन। तीसरा म्यूटेशन हो गया भाई, म्यूटेशन अभी बताया था मैं आपको। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये आपको मैं लास्ट क्लास पढ़ा करके गया था प्रिंसिपल इनहेरिटेंस में मेरे ख्याल से, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन टॉपिक में। सिमिलरली नेचुरल सिलेक्शन, नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, आप सेलेक्ट हो चुके हो, बाकी लोग खराब हो गए। तो भाई ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो कि एक्चुअली में हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट, क्लियर बात है, यहाँ तक दिमाग में जा रहा है बात अभी यहाँ तक। इसका सेम ऐसे ही एक ग्राफ भी आपको दिया हुआ है बेटा, आपको वो ग्राफ बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है, इस तरीके से यहाँ से आपको ऐसा दिया हुआ है, क्लियर बात है ना, ऐसा एक ग्राफ आपको एनसीईआरटी में देखोगे तो मिल जाएगा। इसका क्या होता है,
डायरेक्शनल अगर है तो ये किसी एक डायरेक्शन में, ये आपका जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से, डायरेक्शनल होता है ना। सेम ऐसा ही आपको ध्यान से देखना, ये आपको ऐसा मिलता है बेटा, डिसरप्टिव का आपको ऐसा एक पीक मिलेगा, देन फिर आपको एक पीक मिलेगा, इस तरीके से आपको ग्राफ दिया है। तो आपको ऐसे ग्राफ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसको छोड़ना नहीं है, आपको इसको अच्छे तरीके से कवर करके जाना है। क्लियर है बात अभी यहाँ तक? आगे अगला है, ये सेम बात ही है, क्या बोला था, जीन फ्लो, जीन ड्रिफ्ट क्या होता है, ये सब चीज तो देख लो फटाफट। जीन फ्लो में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ जीन इनटू और थ्रू अ पॉपुलेशन बाय इंटरब्रीडिंग और बाय माइग्रेशन। या तो इंटरब्रीडिंग होगा तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जीन का फ्लो होता ही है, ऑब्वियसली है, दो लोगों में ब्रीडिंग हुआ तो यहाँ का जीन यहाँ का जीन यहाँ, तो हुआ होगा, इनसे जो अगला जनरेशन आएगा उनका फिर अगला जनरेशन आएगा, इस तरीके से जीन का फ्लो बना रहेगा। सिमिलरली ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या होता है भाई, कार वार का ड्रिफ्ट, समझ रहे हो ना, सडन, वही चीज यहाँ बता रहा है कि चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील इन अ पॉपुलेशन दैट अकर बाय चांस, चांस अगर हो गया रादर देन बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन से ना होकर के अगर बाय चांस कोई चीज हो रहा है दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, और तीसरा और इंपॉर्टेंट है जीन पूल, तो ऑल द जीन इन अ पॉपुलेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे उस पूरे प्रोजेनी, उस जीन में कितने जीन है, कौन कौन से जीन है, वो सारे जीन को मिला करके क्या बोला जाता है, जीन पूल। क्लियर बात है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे आ जाओ अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है, ये है एरा। अब हमको एरा समझना है। एरा अगर आपको समझना है बेटा तो बहुत ध्यान से देखना, ये इस डायग्राम के बदले में आपको दूसरा ये वाला डायग्राम देखो, ये इसमें आपको समझ में आएगा जो एरा है, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, वैसे मैं आपको एरा को और अच्छे से पढ़ा दूंगा, बट मैं फिर से वही बोलूंगा कि सारे एरा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, आपको कुछ कुछ एरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें जो बड़े बड़े बदलाव आए हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है, वैसे मैं आपको यहाँ पे जो डायग्राम दिखा रहा हूँ इसमें आप देखोगे तो ये है प्रोटीरोजोइक वाला एरा, है ना। इसमें आपको फर्स्ट स्केलेटल एलिमेंट, फर्स्ट सॉफ्ट बॉडी मेटाजोएंस, फर्स्ट एनिमल का ट्रेस, ये सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिला था। क्लियर बात है यहाँ तक का बात? ठीक है, चल यहाँ तक समझ में आ गया ना। इसके आगे आप ध्यान से देखना, अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरा है आपका वो कौन सा है, वो है पैलेजोइक का। ठीक है, पैलेजोइक एरा में आपको ये सब चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि एम्फीबियंस का फॉर्मेशन चालू हो गया था। ठीक है, फिशेस आए, फिशेस से फिर एम्फीबियंस आए, लैंड प्लांट आने का चालू हुआ, तो ये सारे पैलेजोइक एरा में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसी में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, रेप्टाइल का डाइवर्सिटी बढ़ने लगा। रेप्टाइल्स आए एंड रेप्टाइल का डाइवर्सिटी होने लगा, बढ़ने लगा। ये किस एरा में हुआ है, पैलेजोइक एरा में हुआ है, तो आपसे पैलेजोइक में ये चीज पूछ सकता है। देन अगला जो चीज है वो है मीजोजोइक। अब मीजोजोइक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, मीजोजोइक इज इंपॉर्टेंट फॉर डायनासोर, कि पहली बार डायनासोर का डाइवर्सिटी अचानक से बढ़ा, है ना, डायनासोर देखने को मिले, फिर यही डायनासोर आगे बढ़े, प्राइमेट्स आए, प्राइमेट से फिर एक्सटिंक्शन हो गया, इसका एक्सटिंक्शन हो गया डायनासोर का। क्लियर बात है, एंड देन लास्ट वन इज सीनोजोइक। सीनोजोइक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैमल्स के डाइवर्सिटी के लिए, मैमल्स डाइवर्स हुए, इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, किसका इवोल्यूशन, ह्यूमन का इवोल्यूशन चालू हुआ। क्लियर है, तो ये सब जो एरा है ना, ये एरा उनके इंपॉर्टेंट, उस समय में क्या ऐसा इंपॉर्टेंट हुआ जिसके लिए उनको पहचाना जाए, वो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्लियर है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यही है जियोलॉजिकल टाइम स्केल या फिर जिसको तुम एरा बोलते हो। ठीक है, ये क्या है, सिस्टम है क्रोनोलॉजिकल मेजरमेंट ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन। ठीक बात है, इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय जियोलॉजिकल एंड पैलेंटोलॉजिकल स्टडीज, जो भी है, एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल है 6 डिवीजन या फिर एरा, अलग अलग टाइम पे हम लोग इसको बांटते हैं। अब एरा आर सब डिवाइडेड इनटू पीरियड्स, इसके अलग अलग टाइप के पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स आर सब डिवाइडेड इनटू इपॉक्स। इतना डिटेल में आपको जानने का वैसे जरूरत नहीं है, आपको बस एरा के बारे में जानना है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, एरा के बारे में क्या जानना है कि उस समय में क्या इंपॉर्टेंट हुआ, है ना। तो 6 एरा कौन कौन से हैं, एक है एजोइक, जो कि कब से कब तक था, 4600 से 4200 मिलियन ईयर्स अगो तक था, इसमें कोई भी लाइफ नहीं है, नो लाइफ, कोई लाइफ ही नहीं आया इसमें। देन आया आर्कियोजोइक। आर्कियोजोइक एरा में क्या हुआ, तो भाई 4200 से 3800 में आया, ओरिजिन ऑफ लाइफ पहली बार स्टार्ट हुआ, एंड ऑब्वियस है कि सबसे पहले क्या बने होंगे, प्रोकैरियोट बने होंगे। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई प्रोकैरियोट कब आए, तो भाई आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है आर्कियोजोइक एरा, है ना। सिमिलरली ऐसे ही आप अगर आओगे तो इसके बाद स्टार्ट होता है वही जहां से मैं अभी आपको पढ़ा के आया हूँ। ध्यान ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको कौन कौन से एरा देखने को मिलेंगे, उस चीज को आपको फोकस करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको देखने को क्या क्या मिल रहा है, उस चीज पे पहले बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा है प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक में क्या था, 600 मिलियन ईयर अगो तक था, एंड ओरिजिन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ, इवोल्यूशन ऑफ एल्गी एंड इंसेक्ट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिली। सिमिलरली पेलोजोइक, पेलोजोइक इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, 280 मिलियन ईयर तक आ गए हम लोग। अभी देखते चलना, यहाँ पे क्या हुआ, कैम्ब्रियन पीरियड था, ऑल इनवर्टिब्रेट एंड मैराइन एल्गी इवॉल्व हो गए, है ना। इसके साथ साथ डेवोनियन पीरियड, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डायग्राम देखे कि नहीं, देखो इसमें आपको अलग अलग पीरियड भी देखने को मिलेंगे, इतना ध्यान से। यहाँ पे प्रोटेरोजोइक पढ़ रहे थे, ये देखो
देखो यहाँ पे ये आपको मिला, कैम्ब्रियन मिला, डेवोनियन मिला, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पीरियड्स हैं, ये पीरियड्स हैं और ये आपका एरा है, दिस इज योर एरा। ये वाला जो पार्ट है ये एरा रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो है ये पीरियड रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा सा याद रखना है कि भाई फिशेस का इवॉल्व कब हुआ। फिर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके एम्फीबियन और रिटेल का बात कर रहा है 280, तो ये सब किससे आते हैं, पैलोजोइक। आपको बस याद रखना है कि हाँ भाई फिश, रेप्टाइल, ये सब किसके हैं, पैलोजोइक एरा में आते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ, सॉरी फिश एंड रेप्टाइल, फिश एंड एम्फीबियंस। क्लियर बात है, यहाँ तक दिमाग में चला गया। अब आगे आ जाओ, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपको, क्लियर देखना। चलो अगला जो आपको आ जाएगा यहीं से देखना, ये वाला आएगा आपका मीजोजोइक। अब मीजोजोइक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है सर, तो फिर से वही बोल रहा हूँ मैं, मीजोजोइक इतना इंपॉर्टेंट था बिकॉज उस समय में कौन कौन आए थे, ओरिजिन ऑफ मैमल्स, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, बर्ड्स। अब इनके साथ साथ जुरासिक पीरियड में जैसे ही आप पहुंचोगे, जुरासिक में क्या होगा, गोल्डन एज है किसका, रेप्टाइल्स का। क्यों, उस समय में डोमिनेंट फोर्स थे कौन, डायनासोर। डायनासोर डोमिनेंट थे जुरासिक में, है ना। एंड क्रिटेशियस पीरियड बर्ड्स आर इवॉल्व, बर्ड धीरे धीरे क्या होने लगे, इवॉल्व होने लगे। जो ये आपका डायनासोर भाई था धीरे धीरे वो मीजोजोइक एरा में ही क्या हो गया, एक्सटिंक्ट भी हो गया। देन इसके आगे आया आपका सीनोजोइक एरा। ये जो सीनोजोइक एरा था ये 65 से 2 मिलियन ईयर से, सोचो हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, 4600 से स्टार्ट किए थे, इतना मिलियन ईयर्स अगो से स्टार्ट किए थे और हम आ कहाँ पे गए हैं, 2 मिलियन ईयर्स अगो में, है ना। इसमें कौन कौन आए थे, तो प्लासेंटल मैमल्स जिसमें कि एक हम भी है ना, एंड एंजियोस्पर्म्स, ये सब का जो इवोल्यूशन है वो देखने को मिला। इसके साथ साथ अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ वो था इवोल्यूशन ऑफ या फिर ओरिजिन ऑफ मैन। पहली बार ह्यूमन का ओरिजिन स्टार्ट हुआ। ठीक है, मॉडर्न मैन इवॉल्व कब आया, 1 मिलियन ईयर अगो, एंड द कल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस स्टार्टेड 10,000 ईयर्स अगो। ये सब चीज आप हिस्ट्री में पढ़ते हो भाई। जो हमारे ह्यूमन थे या जो इंसान था वो क्या करना चालू किया, एग्रीकल्चर चालू किया। पहले उसको आग जलाना नहीं आता था, वो आग जलाना सीखा, कल्चर डेवलप हुआ। ये सब चीज अब वो हिस्ट्री का टॉपिक है, हम लोगों को यहाँ पे बस इवोल्यूशन के बारे में देखना था। क्लियर है, अब यहाँ तक दिमाग में गया। अब कुछ कुछ बेसिक बेसिक बात जो आपको एकदम फटाफट याद होने ही चाहिए इसमें, वो क्या है एक बार देख लेते हैं ना, देखना ध्यान से। चलो आपको कुछ कुछ स्पेशल टर्म्स है जो कि याद रखना है। मैं अभी जैसे आपको बताया, अब यहाँ तक तो मैं आपको ब्रीफ हिस्ट्री दे दिया। अब यहाँ पे याद रखना है कौन कौन सा चीज जो एकदम इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ एकदम इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना ही रखना है कि किस समय पे क्या हुआ। तो देखो 2000 मिलियन ईयर्स अगो में पहली बार सेलुलर फॉर्म्स आए, आपको याद रखना ही है। सम सेलुलर फॉर्म एबिलिटी था कि वो लोग क्या रिलीज कर सकते थे, ऑक्सीजन रिलीज कर सकते थे। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ, बिकेम क्या बन गए वो, मल्टी सेलुलर बन गए। सिमिलरली जैसे ही हम लोग 500 मिलियन ईयर्स अगो तक आए, इनवर्टिब्रेट वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव होने लग गए। जॉलेस फिश का डेवलपमेंट हुआ कब, 350 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास। सी वीड्स का डेवलपमेंट होने लगा 320 पे। सेम ऐसे ही आपके 1938 पे सिलेसेंथ अ लोब फिन्ड फिश डिस्कवर्ड इन, कहां पे मिला ये, साउथ अफ्रीका में, एंड इट इवॉल्वड इनटू फर्स्ट एम्फीबियन, पहली बार क्या हुआ, एम्फीबियन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, दीज वर द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग्स, जो आपको दिखते हैं और जो सैलमेंडर दिखते हैं उनके एंसेस्टर कौन थे, यही आपके कौन, सिलेसेंथ। याद रखना है इनके बारे में। क्लियर है, आगे एम्फीबियन इवॉल्वड इनटू, किसमें इवॉल्व हुए थे, रेप्टाइल। देन रेप्टाइल आगे जाके इवॉल्व हो जाएंगे किसमें, मैमल में। ये आपको बेसिक बेसिक सब पता होना चाहिए। अगर आप, हाँ एक चीज और, अगर आप क्लास 11th में एक चैप्टर, मेरे को उम्मीद तो है कि आप नहीं पढ़े होगे उतना अच्छे से, लेकिन प्लीज इस चैप्टर को अगर आप ध्यान से देखे होगे ना तो आपको ये चीज अभी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपको पढ़ाया ही उस तरीके जाता है। रेप्टाइल अंडे देते थे विच डोंट या फिर डू नॉट ड्राई अप इन सन अनलाइक दोज ऑफ एम्फीबियन, वो सूरज में जाकर के ऐसा नहीं कि सूख गया। ठीक है, जाइंट फर्न्स यानी कि टेरिडोफाइट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, बट दे वर फेल टू फॉर्म कोल्ड डिपॉजिट्स। सिमिलरली लैंड रेप्टाइल्स वर कौन थे, डायनासोर। बताया ना आपको कौन सा एरा। तो ये भाई पहली बात तो मीजोजोइक, ये याद रखना है मीजोजोइक इनका। और इनका अगर पीरियड पूछ दे तो याद रखना कि ये जुरासिक। जुरासिक तो याद रखना इजी है ना, जुरासिक पार्क से याद रख सकते हैं जुरासिक। क्लियर है, अब बिगेस्ट डायनासोर कौन था, तो याद रखना है नाम, टायरेनोसोरस, जो कि 20 फीट हाइट था। ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ थे इसके। 65 मिलियन ईयर्स अगो में क्या हुआ, तो डायनासोर सडनली डिसअपियर हो गए फ्रॉम अर्थ। क्या रीजन, रीजन वही है क्या, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन अच्छे से नहीं कर पाए बदलते एनवायरनमेंट के साथ। क्यों, क्योंकि इनको आदत था हाई टेम्परेचर में रहने का, हाई टेम्परेचर में, है ना। यहाँ तक कि ये लोग, कई लोग तो ऐसे थे जो कि मुंह से आग उगलते थे। ठीक है, अब ये धीरे धीरे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या हुआ, टेम्परेचर कूल डाउन हुआ। टेम्परेचर कूल डाउन हुआ तो ये अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए, रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, जिसके कारण जनरेशन ही खत्म हो गया। सम ऑफ देम इवॉल्वड इनटू बर्ड्स। फर्स्ट मैमल्स लाइक श्रियूज एंड देयर फॉसिल्स वर क्या चीज, स्मॉल साइज, बहुत छोटे छोटे से। देन मैमल्स वर विविपेरस, प्रोटेक्टेड देयर अनबॉर्न यंग वंस इनसाइड मदर्स बॉडी, है ना। विविपेरस समझ में आ रहा है ना, जो बच्चे देते हैं, अंडे दे रहे थे यहाँ तक, कौन, तुम्हारे रेप्टाइल्स।
क्लियर है? आ गया। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आपको पता होना चाहिए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या हुआ था कि जो कॉन्टिनेंट थे वो ड्रिफ्ट हो गए थे दूसरे कॉन्टिनेंट्स के ओर। क्लियर है? ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या हुआ, पाउच्ड मैमल, पाउच्ड समझ में आ रहा है? हाँ यार, कंगारू। क्लियर है? पाउच होता है जिसमें वो बच्चों को रखते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कोई भी जो इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि वो है ही इतने अलग में। तुम अगर वर्ल्ड मैप देखे होगे तो वर्ल्ड मैप में आपको ऑस्ट्रेलिया बहुत अलग दिखता है, एकदम नीचे। वहां पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कुछ हुआ नहीं, तो वो लोग क्या हो गए, सर्वाइव कर गए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम एनी अदर मैमल। कोई मैमल वहां पे उनको कॉम्पिटिशन देने के लिए था नहीं, जिसके कारण उनको कोई दिक्कत फेस करना नहीं पड़ा। क्लियर है? अभी यहाँ तक का बात समझ में आया? अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, दैट इज ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। क्लियर है? अब ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन में भी कुछ भी याद नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूँ। सबसे पहला चीज है ऑर्डर, कि कौन आया पहले, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन। देन दूसरा चीज जो उसमें याद करना है वो है उनका ब्रेन कैपेसिटी, फूडिंग हैबिट, क्या खाते थे। क्लियर है ना? आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन में सबसे पहला तुमको बता रहा है कि ह्यूमन आर बिलोंग टू क्या चीज, और ऑर्डर कौन सा ऑर्डर, प्राइमेट, एंड क्लास कौन सा था, मैमल्स। याद रखना है इस चीज को। प्राइमेट में और कौन कौन आते हैं, तो भाई मंकी हो गया, गिबन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे के सारे किसमें आते हैं, प्राइमेट के अंदर ही आते हैं। ठीक है? देन अब क्या हुआ, सबसे पहला अबाउट 15 मिलियन ईयर अगो प्राइमेट जो थे दैट इज ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। बोल रहा हूँ ऑर्डर याद रखना, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, आगे जितने भी आते जाएंगे। रामापिथेकस वर एग्जिस्टिंग कब, देखो ध्यान से यहाँ पे 15 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है? हम लोग 2 पे बोले मैन, 2 मिलियन ईयर्स अगो में आ जाएगा कौन, आपका मैन, मॉडर्न मैन जो है, जिसको कि आप क्या बोलते हो, होमो सैपियंस। क्लियर बात है? ये 2 मिलियन में पढ़े थे ना, अभी पढ़ के आए हो 2 मिलियन ईयर अगो। यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, 15 कौन है इसमें, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। इनके बारे में क्या बता रहा है, दे वर हेयरी, बहुत ज्यादा बाल हैं, वॉक्ड लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, इन्हीं के तरीके से जैसे ये चल रहे हैं इन्हीं के तरीके से ये भी चलते थे भाई, दोनों पैर हाथ पैर ऐसे करके। ठीक है? रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक एंड ड्रायोपिथेकस वर मोर एप लाइक। ये देखो ये एक एप लाइक दिख रहा है और ये रामापिथेकस है तो ये मैन के जैसा दिख रहा है। क्लियर यहाँ तक का बात? आ गया। 2 मिलियन ईयर्स अगो में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस इज फाउंड इन कहाँ पे, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। बोला जाता है ना अफ्रीका से हुआ है डिस्कवरी, या अफ्रीका में उसके फॉसिल मिले, तो वही है, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में देखने को मिला। ये लोग हंट करते थे विथ स्टोन वेपन। अब ये आप पढ़े होगे स्टोन एज हिस्ट्री में। क्लियर है ना? कि जो स्टोन से ये लोग क्या करते थे, हंट करते थे, और इसेंशियली क्या खाते थे, मेजोरिटी तो फ्रूट ही खाते थे, जो कि उन लोगों को मिल जाता था कहाँ से, जंगलों से। तीसरा, द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग दैट इज द होमिनिड वाज होमो हैबिलिस, जो कि पहली बार एकदम ह्यूमन के जैसा आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? ब्रेन कैपेसिटी आ गया, ब्रेन डेवलप हुआ कितना, 650 से 800 सीसी का आ गया। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है क्या, दे डू नॉट ईट मीट, ये मांस नहीं खाते थे। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा वाला है जो मांस नहीं खाता है, तो याद रखना है होमो हैबिलिस, हैबिलिस नाम है इसका। क्लियर बात है? यहाँ तक दिमाग में याद हो जाएगा। आ गया। देन 1891 में फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन कहाँ पे, जावा फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेज दैट इज होमो इरेक्टस। यही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट लिव्ड अराउंड 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, ये आपको देखने को मिलता है ना। ठीक है? कब, 1891 में इसका फॉसिल देखने को मिला था। हैड लार्ज ब्रेन, कितना, 900 सीसी। इससे पिछले वाले का कितना था, 800 सीसी। देख रहे हो डेवलपमेंट हुआ ना, ब्रेन ब्रेन एनलार्जमेंट। जितना ज्यादा वो सीखेगा काम करेगा, प्रोबेबली क्या हो गया, मीट खाने लग गया। समझ में आ रहा है अभी यहाँ तक का बात? आ गया हो। अगला है निएंडरथल। अब ये देखो ये आपको पूरा उसका बाली सुग्रीव वाला वाइब देगा ये, है ना। तो लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख से 40,000 ईयर्स बैक आपको देखने को मिलता है। ब्रेन साइज देखो कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कहाँ पे, 800 900, यहाँ सडनली कितना हो गया, 1400। कितना ज्यादा कैपेसिटी इंक्रीज हुआ। दे यूज हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, बॉडी को छुपाने के लिए कपड़े वगैरह, खाल वगैरह पहनना चालू किए। बरीड देयर डेड, जो मरते थे उनके लोग, उनको वो लोग क्या करते थे, दफन करते थे, है ना। होमोसैपियंस सबसे इंपॉर्टेंट आ गया। क्या होगा इसके बाद भाई, तो इवॉल्व इन कहाँ पे इवॉल्व हुआ, ये अफ्रीका में। एज दे मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट, अब अफ्रीका में इवोल्यूशन हुआ है, अलग अलग कॉन्टिनेंट पे फिर वो मूव किए, मूव करने से धीरे धीरे क्या हुआ, फैलने लगे, है ना। एंड डेवलप्ड डिस्टिंक्ट रेसेस, इन्हीं से अलग अलग जनरेशन बनने चालू हुए, अलग अलग प्रजाति आने लगा, स्पीसीज आने लगा। अब बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो, क्यों, अब सब बोल सकते हैं सर सब सारे ह्यूमन तो एक ही जैसे हैं, पर सर मैं इंग्लैंड वाले को देखता हूँ वो इतना गोरा है, सर मैं इतना काला हूँ। मैं बोला भाई ऐसा नहीं, एनवायरमेंट का भी इफेक्ट देखने को मिलता है, सिर्फ इवोल्यूशन से कुछ नहीं होता। एनवायरमेंटल भी एक क्रिएशन है, कि एनवायरमेंट भी उसके में अपना एक कंट्रीब्यूशन देता है कि भाई उसका इवोल्यूशन किस तरीके से होगा। क्लियर है? ठीक है। देन आ जाते हैं प्री हिस्टोरिक केव आर्ट पे। डेवलप्ड अबाउट कितना, 18,000 से
ईयर्स एगो आर फाउंड एंड एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हो गया कम अराउंड कब 10,000 ईयर्स बैक। तो सबसे लेटेस्ट आपका कौन है, होमो सैपियंस, जो कि हम खुद है। क्लियर बात है। स्टार्ट कहाँ से हुआ, ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस, समझ में आ रहा है। देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देन उसके बाद फिर आपके जितने भी पढ़ाए गए है ना, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, फिर आपका निएंडरथल, देन आपका ये होमो सैपियंस, सारे आपको ऑर्डर याद रखने हैं। ब्रेन कैपेसिटी याद रखना है, क्या खाते थे वो याद रखना है, किसने जो बरी करना चालू किया पहले उनको याद रखना है, एग्रीकल्चर कहाँ से स्टार्ट हुआ वो याद रखना है। तो जो जो इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट हैं वो आपको इसमें याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। मोस्टली मेरे को लग रहा है कि 1 घंटा 10 मिनट के आसपास का ये वीडियो जाएगा। आपको इसमें पूरे तरीके से इस चैप्टर को कवर कर दिया गया है। इतना भी अगर आप देख करके जाते हो और अच्छे से इसका रिवीजन कर लेते हो, आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से गलत होने वाला नहीं है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, है ना। अब प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करना इस वीडियो को, ताकि उनका भी भला हो सके। प्लीज सब्सक्राइब करवाओ चैनल को, ताकि बाकी लोग भी, अगला जो 11th वाले जो अभी 12th में जा रहे हैं उनका भी हेल्प हो सके, है ना। थैंक यू सो मच।